हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। आज के इस वीडियो में हम हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। अगर इसको हमें अच्छे से समझना हो तो बेसिकली ये हमारे खूनी रिश्ते हैं। अब रिश्तेदारी निभाने में हम सभी बहुत अच्छे होते हैं, आप सबको भी पता है, ये थोड़ा सरकास्टिकली बोला गया है, लेकिन हाँ फिर भी हम लोग यहाँ पे उन्हीं रिश्तों की समझ से ही इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो इस टॉपिक पे बेस्ड हमसे आते हैं। लेकिन अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि वो चीजें इस तरह के जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उनमें यूज होती है। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे लेट सपोज ये मैं हूं, आप खुद को भी समझ सकते हैं, ये हम खुद है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मी, या फिर आप माई सेल्फ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे फादर भी होंगे। यहाँ पे कौन होंगे? यहाँ पे मेरे फादर भी होंगे और यहाँ पे मेरी मदर भी होंगी, ठीक है। यहाँ पे कौन होंगी? यहाँ पे मेरी मदर भी होंगी, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि यार मेरे फादर की एक्सटेंडेड फैमिली होगी। एक्सटेंडेड फैमिली मतलब मेरे पापा के साइड के रिश्तेदार होंगे, जैसे मेरे चाचा चाची हो गए, ताई ताऊ जी हो गए, दादा दादी हो गए, बुआ फूफा जी हो गए, उनके बच्चे, या फिर मैं बोल सकती हूँ मेरे कजिन्स, वो सारे, या फिर मैं मेरे सिबलिंग्स की भी बात करूं तो वो सारे मेरे फादर साइड की फैमिली में आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से मेरे यहाँ पे मदर साइड की भी एक्सटेंडेड फैमिली होगी, जैसे नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसाजी एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे रिश्तेदार होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ चीज का ध्यान रखना होता है, और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अब जब भी हम फादर साइड की फैमिली की बात करते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ एक बार ढंग से सुनेगा। जब भी हम लोग फादर साइड की फैमिली के लिए बात करते हैं तब हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है पैटर्नल। क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? यहाँ पे यूज करते हैं पैटर्नल साइड फैमिली, या फिर फादर की जो भी एक्सटेंडेड फैमिली के रिश्तेदार है वो। अब जैसे इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में अगर हम हमारे मामा को बोले तब भी हम अंकल ही बोलेंगे। अगर हम हमारे चाचा या ताऊ जी की बात करें उनको भी हम क्या बोलेंगे? अंकल ही बोलेंगे। उसी तरीके से इंग्लिश में अगर मैं मेरे दादा दादी की बात करूं तो वो मेरे क्या होंगे? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। सिमिलरली अगर मैं मेरे नाना नानी की बात करूं तो इंग्लिश में भी मैं उन्हें क्या कहूंगी? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे पैटर्नल, और मदर के साइड वाली फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर्नल। अब इसे याद कैसे रखें? हम सबको पता है हिंदी में फादर को हम लोग क्या बोलते हैं? पापा। हम लोग क्या बोलते हैं? पापा। तो पी से पैटर्नल और मदर से या फिर माँ से मैटर्नल, ठीक है। हम हिंदी में मदर को क्या बोलते हैं? माँ, ठीक है। तो वहां से आप मैटर्नल याद रख सकते हैं। अब जैसे अगर मैं चाचा की बात करूं या मैं मेरे दादाजी की बात करूं जो मेरे फादर साइड के लिए, तो उनके लिए मैं क्या बोलूंगी? पैटर्नल, ग्रैंडफादर। इसी तरीके से अगर मैं नाना नानी की बात कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी? मैटर्नल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहीं पे एक और चीज जो मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे मैं हूं तो ऑब्वियसली मेरे सिबलिंग्स भी होंगे, राइट? मेरे ब्रदर सिस्टर भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है, और वो पॉइंट क्या बोलता है? वी ओनली यूज ब्रदर और सिस्टर वर्ड, सिस्टर वर्ड फॉर सिबलिंग्स। मतलब जो मेरे सगे भाई बहन है, ठीक है, जो मेरे सगे भाई बहन है, मैं सिर्फ उनके लिए ब्रदर एंड सिस्टर यूज करूंगी। कौन से में? ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में ध्यान रखेगा। एल्स आई यूज कजिन्स। और उसके अलावा मैं क्या यूज करूंगी? उसके अलावा मैं बाकी सारे, जैसे मेरे मामा के बच्चे हो गए, मेरे बुआ के बच्चे हो गए, या फिर मेरे चाचा चाची के बच्चे हो गए, मेरे मासा मासी के बच्चे हो गए, उन सब के लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगी? कजिन्स यूज करूंगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी जो हमने पढ़े वो ये, अगर मुझे मेरी मदर साइड की फैमिली को डिनोट करना है तो मैं मैटर्नल वर्ड यूज करूंगी, और अगर मुझे मेरे फादर साइड की फैमिली को डिनोट करना है तो आई यूज पैटर्नल वर्ड, राइट? ओके।
इसके अलावा ब्रदर और सिस्टर वर्ड्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं मेरे जो सिबलिंग्स हैं उनके लिए, मतलब जो मेरे सगे भाई बहन है सिर्फ उनके लिए यूज किए जाते हैं, बाकी सबके लिए कजन्स यूज किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जो हमें हमारे दिमाग में रखना है, वो क्या? अब जैसे बहुत बार ऑप्शंस हमारे पास इस तरीके से दिए हुए होते हैं, जैसे ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शंस की बात हो गई, जैसे मान लेते हैं फादर, इसमें हम लेते हैं अंकल, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे तो ना तो मैटरनल वर्ड लिखा हुआ है ना ही पैटर्नल वर्ड लिखा हुआ है, सो हाउ डू वी डिटरमाइन कि यार हम कौन से साइड के रिलेशन की बात कर रहे हैं? तो देखिए, अगर नॉर्मली देखा जाए तो हम लोग सरनेम किसका यूज करते हैं? हमारे फादर साइड की फैमिली का, राइट? कि जैसे मान लेते हैं किसी का नाम है जैसे मुकेश अंबानी है, ठीक है, अब अंबानी जो सरनेम मिला है उन्हें उनके किससे मिला है? उनके फादर से मिला है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ऐसे वर्ड मेंशन नहीं है मैटरनल या पैटर्नल, दैट मीन्स हमारा पैटर्नल वर्ड बाय डिफॉल्ट यूज हो रहा है। ठीक है, ये हमारा कौन सा केस है? ये हमारा बाय डिफॉल्ट केस है। इस चीज को भी आप यहाँ पे लिख लीजिए कि पैटर्नल हमारा क्या है? पैटर्नल हमारा बाय डिफॉल्ट केस है। जब हमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि यार हम मैटरनल वर्ड साइड दिखाना चाहते हैं या पैटर्नल साइड दिखाना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होगा? हमारा पैटर्नल साइड होगा। अब जैसे यहाँ पे ग्रैंडफादर लिखा हुआ है, मतलब हम हमारे दादा दादी की बात करें। अगर यहीं पे मेरे पास लिखा हुआ होता, ऑप्शन नंबर ई भी बना लेते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, लेट सपोज ये ऑप्शन भी मुझे दे रखा होता, तो मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब क्या है? मैं मेरे नाना की बात कर रही हूँ। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब कुछ और चीजों को समझते हैं जो यहाँ पे मुझे ध्यान में रखनी है। अब देखो, ब्लड रिलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्या? वो पॉइंट होता है मेंटेन जनरेशन गैप। अब आप बोलेंगे मैम जनरेशन गैप क्या है और ये मेंटेन करना क्यों जरूरी है? देखो, अब जनरेशन गैप ऐसे है, जैसे मैं हूं तो मेरे फादर मेरे एक ऊपर वाली जनरेशन में, मेरे ग्रैंडफादर मेरे फादर के भी ऊपर वाली जनरेशन में, या फिर मैं मेरे ग्रैंडफादर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो उनके बाद उनकी एक और जनरेशन आई जिसमें मेरे फादर लाया करता है, उसके बाद मैं आई जो कह सकते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर के रिस्पेक्ट में सेकेंड जनरेशन है, राइट? तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे जनरेशन गैप को बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता है, और जब भी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तब हमें यहाँ पे क्या करना होता है? इस जनरेशन गैप को मेंटेन करना होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अभी मैं जनरेशन गैप आपको किस तरीके से बताना भी है वो सारी चीजें भी समझाऊंगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे समझ लेते हैं। पहला है मेंटेन जनरेशन गैप, उसके बाद ड्रॉ अ नीट डायग्राम। हमें यहां पे क्या बनाना है? ड्रॉ नीट फैमिली ट्री, या फिर आप फैमिली चार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फैमिली ट्री या फैमिली चार्ट जब भी आप बनाएं, ये ट्राई कीजिए कि आप क्या करें, उसे थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाएं ताकि आप खुद उसे बहुत अच्छे से समझ सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट, always use different symbols to denote different genders as well as डिफरेंट रिलेशंस। अब इसका क्या मतलब है? अब जैसे मैंने कहा कि यार वो मेरा भाई है, ठीक है, वो मेरा भाई मतलब मैं क्या हूं? मैं लड़की हूं तो मैं फीमेल हुई, वो मेरा भाई है मतलब कौन होगा? मेल होगा। तो हमेशा मेल फीमेल को हमें क्या करना है?
डिफरेंट डिफरेंट सिंबल से, या फिर जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा कि प्लस माइनस यूज होता है या फिर कुछ डिफरेंट शेप्स यूज होती है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हमें यूज करना है किसके लिए, मेल और फीमेल के लिए, प्लस रिलेशंस शो करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, डिफरेंट सिंबल्स यूज करने हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको वो बताती हूँ जो हम इस सेशंस में यूज करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक ये स्क्वायर है या फिर आप क्या बोल सकते हैं एक रेक्टेंगल। ये किसके लिए यूज होगा, ये हम मेल्स के लिए यूज करेंगे, ठीक है। मेल को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल यूज करेंगे। यहाँ पे आपको एक सर्किल दिख रहा है और आपको यहाँ पे एक ओवल भी दिख रहा है। ये हम किसके लिए यूज करेंगे, ये हम ये लोग यहाँ पे फीमेल को डिनोट करने के लिए यूज करेंगे, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा ये जो डबल लाइन आपको दिख रही है, डबल लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल डबल लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हॉरिजॉन्टल डबल लाइन हम लोग यूज करते हैं स्पाउस को डिनोट करने के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि स्पाउस क्या होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एक दूसरे के क्या है, स्पाउस है, राइट, ओके। यहाँ पर अगर मैं सिंगल वर्टिकल लाइन यूज कर रही हूँ, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेम जनरेशन लेवल। यहां पे क्या है, सेम जनरेशन लेवल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे मैं वर्टिकल सिंगल लाइन की बात कर रही हूं, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या शो करना चाह रहे हैं, जनरेशन गैप शो करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, जनरेशन गैप शो करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो कुछ और डिफरेंट सिंबल्स भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, बट इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो सिंबल्स आप बना रहे हैं वो सब में उसी तरीके से यूज करें। ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन के लिए तो हमने ये सिंबल्स यूज कर ली, फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए आप प्लस माइनस को रिकॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना जनरेट हो। इसलिए बेटर है कि आप किसी भी एक जो आपको नोटेशन अच्छा लग रहा है आप उसको अडॉप्ट कर ले और फिर उसी को फॉलो करें, ठीक है। इसके बाद यहां पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि विद द हेल्प ऑफ नेम वी आर नॉट गोइंग टू डिटरमाइन द जेंडर ऑफ अ पर्सन। जेंडर ऑफ पर्सन is not determined by their names। अब क्यों नहीं कर सकते, अब जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे राजेंद्र, नॉर्मली अगर मैं राजेंद्र बोलूं तो हम सबको लगता है किसी मेल का नाम होगा, राइट। लेकिन मेरी क्लास टीचर, जब मैं छोटी थी, जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी, मेरी क्लास टीचर का नाम था राजेंद्र कौर। अब वो क्या थी, वो फीमेल थी। तो इस तरीके से हमें वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे अनमोल, अनमोल मेरा एक बैचमेट था जो लड़का था, लेकिन अनमोल एक मेरी सीनियर भी थी जो लड़की थी। तो इस चीज का ध्यान रखना है, विद द हेल्प ऑफ नेम वी आर नॉट गोइंग टू डिटरमाइन द जेंडर। अगर जैसे मान लेते हैं कि कभी हमें नहीं दे रखा है और हमें जेंडर बताना भी है, ठीक है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम लोग शी हर पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये किसको डिनोट कर रहे हैं, हमें पता है यार ये फीमेल्स के लिए यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर यूज वर्ड्स आ रहे हैं ही, हिज, हिम, मतलब हमें पता है यार ये वर्ड्स किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये वर्ड यूज किए जाते हैं मेल्स के लिए। तो हम यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं कि यार जो भी क्वेश्चन में मुझे डेटा दिया हुआ है वो मेल्स के लिए है या फीमेल्स के लिए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये डेटा भी हमें नहीं गिवन है, मान लेते हैं, तो वहां पे हम लोगों को आंसर क्या करना है, कांट बी डिटरमाइंड। खुद की मर्जी से कोई भी डेटा हमें ऐड नहीं करना है और खुद की मर्जी से कोई डेटा हमें सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है यार ये क्लू मुझे समझ में नहीं आ रहा है या डेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर दे, नहीं। और जब भी हम लोग यहाँ पे हमारा जनरेशन ट्री या फिर फैमिली ट्री बनाते हैं, उसे क्रॉस चेक जरूर कीजिए कि आपने जो ड्रॉ किया है वो सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी हमारी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं जनरेशन गैप को किस तरीके से देखना। चलो इसको समझते हैं। वापस से मैं खुद को ले लेती हूँ मी।
अब मैं लड़की हूं तो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, खुद को एज अ फीमेल ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं इफ यू आर मेल। तो एक काम करते हैं, ये जेंडर का थोड़ा सा साइड में रखते हैं और सिर्फ मी लिखते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपको मेरे जनरेशन में कौन कौन दिखेंगे, तो मेरे जनरेशन में मेरी सिस्टर होगी, ठीक है, मेरे ब्रदर होगा, ठीक है, ये लोग मेरे जनरेशन में आ सकते हैं। ब्रदर और सिस्टर किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, जो हमारे सगे भाई बहन है, ठीक है, मतलब सेम पेरेंट्स से अगर हम लोग हैं, मतलब हम लोग सिबलिंग्स हैं, तो उनके लिए ब्रदर सिस्टर यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं जैसे फीमेल हूं तो मेरा हस्बैंड सेम कैटेगरी में लाया करेगा, मतलब सेम जनरेशन में लाया करेगा। अगर मैं मेल हूं तो मेरी वाइफ भी सेम जनरेशन में लाया करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो मेरी सिस्टर है उसकी भी शादी किसी से होगी, तो मेरे सिस्टर का जो हस्बैंड होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा ब्रदर इन लॉ। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सिस्टर का जो हस्बैंड है वो क्या कहलाता है, ब्रदर इन लॉ। और जो ब्रदर की जो वाइफ होती है, मतलब जो भी मेरी भाभी होगी, या फिर अगर मेरा भाई छोटा भी है तो मेरे भाई की जो भी वाइफ होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, सिस्टर इन लॉ। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मुझे ये भी देखने को मिलता है कि जो मेरे कजन्स है वो भी मेरे क्या करते हैं, इसी कैटेगरी में लाया करते हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जनरेशन ट्री देख रहे हैं, ठीक है। अब इससे थोड़ी सी ऊपर वाली जनरेशन पे जाते हैं। अब क्या आपने नोटिस किया, जो सेम जनरेशन वाले हैं उनके लिए मैंने क्या यूज की, एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन यूज की। जैसे ही मुझे जनरेशन गैप दिखाना हुआ मैंने क्या किया, वर्टिकल लाइन यूज की। अब यहाँ पे कौन आते हैं, यहाँ पे मेरे पेरेंट्स आएंगे, मेरे फादर और मेरी मदर। साथ ही साथ मेरी जिससे शादी होगी उसके पेरेंट्स भी इसी कैटेगरी में लाया करेंगे, मतलब मेरी मदर इन लॉ भी इसी कैटेगरी में होगी और मेरे फादर इन लॉ भी इसी कैटेगरी में होंगे, ठीक है। अब इससे और ऊपर गई तो मेरे यहाँ पे क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स की कैटेगरी आ जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ग्रैंड पेरेंट्स, आप इसमें अलग अगर लिखना चाहें तो आप ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर करके लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स में मेरे दोनों आ गए, मैटरनल भी आ गए, पैटर्नल भी आ गए, ठीक है। यहाँ पे मेरे बोथ इंक्लूडेड, बोथ इंक्लूडेड, कौन कौन से, मैटरनल एज वेल एज पैटर्नल, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे से नीचे वाले जनरेशन की। अब ठीक है, अब मेरे से नीचे वाले जनरेशन में मेरे कौन आएंगे, मेरे सन एंड डॉटर, सन एंड डॉटर, ठीक है। अब उसके अलावा मेरे भाई बहन हैं जो, उनके भी बच्चे होंगे, मेरे कजिन्स हैं उनके भी बच्चे होंगे, तो मेरे नीस एंड नेफ्यू, नीस किसके लिए यूज करते हैं, भतीजी के लिए या भांजी के लिए, ठीक है। और नेफ्यू किसके लिए यूज करते हैं, नेफ्यू यूज करते हैं भांजे के लिए या भतीजे के लिए, ठीक है। इसके अलावा मेरे जो सन एंड डॉटर हैं ये भी किसी ना किसी से शादी करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, जो जिसकी शादी मेरी बेटी से होगी, मतलब जो जिसको हम हिंदी में नॉर्मली क्या कहते हैं, दामाद कहते हैं, वो मेरा क्या होगा, इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं, सन इन लॉ। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सन इन लॉ। और जो मेरे बेटे की जो वाइफ होगी, जैसे हम नॉर्मली हिंदी में क्या कहते हैं, बहू कहते हैं, घर की बहू कहते हैं, उसे वो हमारी क्या कहलाएगी, डॉटर इन लॉ। वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी डॉटर इन लॉ, ठीक है। अब इसके बाद अगर और हम नीचे जाते हैं तो यहां पे हमारे क्या आएंगे, यहां पे हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस आएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या आएंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे। अब इसमें इंक्लूडेड होंगे यार, यहाँ पे कौन ग्रैंड सन होता है या ग्रैंड डॉटर होती है, जो भी है वो ग्रैंड चिल्ड्रन में हमारे पास इंक्लूडेड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना है। अब वो क्या, अब जैसे मान लेते हैं मैं यहां पर हूं, एट प्रेजेंट आई एम हियर, राइट। अगर मैं मेरे ऊपर वाली जनरेशन में जाती, यहां से अगर मैं मेरी ऊपर वाली जनरेशन में जाती हूं तो मैं मेरे रिस्पेक्ट में ये सारे जनरेशन गैप इन सब में कितना होगा, इस पूरी कैटेगरी में जनरेशन गैप या जनरेशन डिफरेंस 0 होगा, राइट।
लेकिन अगर मैं मेरी रिस्पेक्ट में मेरे फादर वाली जो कैटेगरी है, जो जनरेशन है, इसकी बात करती हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहीं से मैं बात करूं मेरे ग्रैंडफादर तक का, तो यहाँ पे कितने जनरेशन ऐड हो गया, +2 ऐड हो गया। अब ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब दिमाग में आ रहा होगा ना, ये +1 +2 या ये 0 कहां से आ रहा है, और इसको पढ़ने का पॉइंट क्या है, बिल्कुल दिमाग में आना भी चाहिए। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत बार कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारी एक वैरायटी है ब्लड रिलेशन की, उसमें हमारे पास अगर हमें +1 +2 या 0 का कॉन्सेप्ट पता है, तो हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। बेसिकली वो हमारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हमारी हेल्प करता है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला एलिमिनेट। अब यहाँ पे हमारे पास, आप सबने सुना होगा कि हमारे पास एक अप्रोच होती है एलिमिनेशन अप्रोच। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड या फिर एलिमिनेशन अप्रोच जो होती है वो ट्रस्ट मी हमारी बहुत हेल्प करती है, और मेरी मानो तो उससे दोस्ती कर लो, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने में बहुत मदद करने वाली है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं क्या करंटली मैं इस जनरेशन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जनरेशन गैप इन सब में, जैसे मेरे फादर मदर हो गए, मेरे फादर इन लॉ हो गए, मदर इन लॉ हो गए, इसमें कोई जनरेशन गैप है क्या, नहीं। तो इन सब के रिस्पेक्ट में जनरेशन गैप कितना होगा, 0। लेकिन जैसे ही मेरे फादर मेरी तरफ आएंगे तो उन्हें एक जनरेशन नीचे आना पड़ा, तो जनरेशन गैप कितना हो गया, -1 हो गया। मतलब मैं आपको बस इतना सा समझाना चाह रही हूं यहाँ पे कि अगर हम सेम जनरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम सेम जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो जनरेशन गैप या जनरेशन डिफरेंस वो कितना होगा, वो हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं नीचे से ऊपर जा रही हूं, ठीक है, तो जनरेशन गैप प्लस होता है, +1। ठीक है, एक ही जनरेशन का हम यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर मैं ऊपर से नीचे आ रही हूं, तो यहां पे कितना होगा, यहां पे माइनस होगा। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझेंगे जब हमारे पास हमारा एग्जाम्पल होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि यार किस तरीके के क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि ब्लड रिलेशन में हमसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाता है। पहला होता है डायलॉग बेस्ड। डायलॉग बेस्ड ऐसे, जैसे आपको याद है बचपन में हम लोग ऐसे करते थे, यार मेरे मामा के फूफा के बेटे की बहन मेरी क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से। या फिर हो सकता है दो लोग किसी तीसरे पर्सन को डिनोट करके बता रहे हो, यार वो मेरे मामा के बेटे के भाई का फ्रेंड है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, डायलॉग बेस्ड। आप इसे कॉन्वर्सेशन भी कह सकते हैं। आप इसे कॉन्वर्सेशन बेस्ड भी कह सकते हैं, या फिर तो डायलॉग बेस्ड या फिर कॉन्वर्सेशन बेस्ड। सेकेंड टाइप आता है हमारा पजल बेस्ड। पजल्स बेस्ड। अब पजल्स बेस्ड में क्या होता है, जैसे आपको कुछ डेटा दे दिया गया, कुछ 3-4 लाइनों का डेटा दे दिया गया, आप बोला कि इसके बेसिस पे बताओ कौन किसका क्या रिश्तेदार है। ठीक है, थर्ड टाइप जो आता है हमारा, वो आता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। थर्ड टाइप हमारा क्या आता है, थर्ड टाइप आता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का टाइप का। अब इसमें क्या होता है, अब कोडिंग डिकोडिंग में आपको कुछ डेटा दे दिया जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले उस डेटा को डिकोड करो। ठीक है, फिर उसके बेसिस पे बताओ क्या यहाँ पे कौन सी रिश्तेदारी आपकी आ रही है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इनको अप्रोच कैसे करते हैं। साथ ही साथ PYQs भी देखने वाले हैं कि यार IITs हमसे गेट के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है इस टॉपिक पे बेस्ड। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हैं पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन अ वुमेन्स हेड, तो यहाँ पे हमें कौन सी कैटेगरी दिखी, डायलॉग बेस्ड या फिर कॉन्वर्सेशन बेस्ड। ठीक है, मतलब कैटेगरी नंबर 1। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन मतलब कोई आदमी खड़ा हुआ होगा या बैठा हुआ होगा, जो भी होगा, उस आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए एक महिला कह रही है
ही इज द ओनली सन। अब जब भी हमारे पास इस तरीके के वर्ड हो ना ओनली, तब बहुत हमें ध्यान में रखना है क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, एक महिला है वो किसी आदमी को पॉइंट करके कह रही है, तो हमारे पास मैन है, मैन है मतलब मेल है, तो हम लोग इसे पहले ही बॉक्स में डाल देते हैं। इसको पॉइंट करके कौन कह रही है, इसको पॉइंट करके एक वुमेन कह रही है, ठीक है। क्या कह रही है, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। मतलब अब ये माय किसके लिए यूज होगा, दिमाग लगाओ, ये माय किसके लिए यूज होगा, इस विमेन के लिए यूज होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इस डेटा को तो सेलेक्ट करके यहां साइड में रख देते हैं कि ये तो कॉन्वर्सेशन हो रही है। अब जो विमेन है वो खुद के रिस्पेक्ट में बोल रही है, क्या बोल रही है, माय मदर्स मदर। पहले तो इसकी मदर बनाते हैं, तो हमने देखो इस वुमेन की मदर, जनरेशन गैप दिखाया, मदर कौन होगी, फीमेल होगी, तो ओवल बना दिया। अब इस मदर की भी मदर, तो हम लोग यहां पे इस तरीके से कर देते हैं, मदर्स मदर, ठीक है, ये हमने बना दिया, ठीक है। अब ही इज द, मतलब ये जो आदमी है इसकी बात कर रहे हैं, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, मतलब माई मदर्स मदर का ओनली सन है, मतलब यहां पे ये मैन है, यहां पे ये क्या है, मैन है। अब ओनली सन का मतलब क्या होता है, इकलौता लड़का। ओनली का मतलब होता है बस, उसके अलावा और कोई नहीं, ठीक है। अगर नो चिल्ड्रन लिखा हुआ होता या नो अदर चिल्ड्रन बना हुआ होता तो हम इस मदर को भी हटा देते, बट यहाँ पे लिखा हुआ ओनली सन, मतलब बस एक वही लड़का है। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, फैमिली चार्ट बन गया इस डेटा के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। अब हमसे पूछा गया कि ये जो विमेन है ये कैसे रिलेटेड है इस मैन से। यहाँ पे इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि यार हमें रिलेशन क्या पूछा गया है, ठीक है, ओके। अब ये बताओ कि वुमेन क्या होगी, इस मैन की बहन की बच्ची है ये, ठीक है, तो क्या होगी, हमारी नीस होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी। मान लो ये पूछ लिया जाता हाउ मैन इज रिलेटेड टू वुमेन। अगर मान लेता है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूं, मैं ये पूछ लेती हाउ मैन इज रिलेटेड टू वुमेन, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, वो हमारे क्या है, अंकल है, वो हमारे क्या है, वो हमारे अंकल है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, आंट और अंकल के लिए हम लोग मैटरनल और पैटर्नल वर्ड यूज नहीं करते हैं, स्पेशली आंट के लिए तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। अगर अंकल को कभी स्पेसिफाई करना हुआ तो हो सकता है आपको देखने को मिले, बट इन द बाय मतलब नॉर्मली जो अभी तक के केसेस हैं उनमें अंकल और आंट के साथ हमें पैटर्नल या मैटरनल वर्ड अभी तक यूज देखने को नहीं मिला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अगेन आपसे ये कह रही हूँ इस चीज का ध्यान रखिएगा कि किसका रिलेशन किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया। अब जैसे यहाँ पे देखो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मेन, तो हमें मैन के रिस्पेक्ट में बताना है किसका, वुमेन का रिलेशन। यहाँ पे वुमेन का रिलेशन बताना है किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स नेहा। अगेन ये कैसा है, डायलॉग बेस्ड है या फिर कॉन्वर्जेशन बेस्ड है। समीर सेड आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, हाउ इज नेहा रिलेटेड टू समर। देखो अब यहां पर हमें पता है आई एम, ये आई किसके लिए यूज किया गया है, ये आई यूज किया गया है समर के लिए, जो कह रहा है किसको पॉइंट करके, नेहा को पॉइंट करके। आई एम द ओनली सन, सन है मतलब यहां पे हमें ये क्लियर हो गया क्या, ये जो हमारे पास समर है ये हमारा क्या है, ये हमारा मेल कैंडिडेट है, ठीक है। कैसे क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे सन लिखा हुआ है। ऑफ हर, ये हर वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, ये वर्ड यूज किया गया है नेहा के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे समर पॉइंट किसको कर रहा है, नेहा को कर रहा है। तो यहाँ पे से क्लियर हो गया कि यार नेहा हमारी क्या है, नेहा हमारी फीमेल है, नेहा हमारी क्या है, फीमेल है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना होता है जेंडर को, हम खुद की मर्जी से यार भाई चलो नेहा पढ़ा, नेहा क्या होता है, लड़कियों का नाम होता है तो चलो लड़की बनाती, नहीं, ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है। चलो अब इसका फैमिली ट्री बनाते हैं।
आपको बोला गया समर बोला आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन। तो सबसे पहले हम नेहा को बनाते हैं। नेहा कौन है? नेहा फीमेल है। कैसे पता चला? हर से पता चला। हर मदर्स, तो नेहा की मदर्स, ठीक है, नेहा की मदर। आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, तो यहां पे कोई मदर का सन होगा, ठीक है, और उसका ओनली सन होगा कौन? समर। उसका ओनली सन होगा समर। यहां पे हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हुआ। हाँ, एज पर डेटा हमारा कंप्लीट हो। अब क्या बोला जा रहा है? हाउ इज नेहा रिलेटेड टू समर। तो अब समर के रिस्पेक्ट में बताना है कि ये नेहा कैसे रिलेटेड होगी। हमें क्या बताना है? समर के रिस्पेक्ट में बताना है कि नेहा कैसे रिलेटेड होगी, ठीक है। तो अब देखो यहां पे नेहा कौन हुई? नेहा बुआ हुई, बेसिकली देखा जाए तो पापा की बहन, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आंट कहते हैं। कहीं है क्या ऑप्शन में? हाँ, अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमें यही दे रखा है दैट कि नेहा कौन है? नेहा हमारी आंट है। क्लियर? ये चीज समझ में आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? ए इज मदर ऑफ बी, B's father, C has 3 children. Based on this information, state which of the following statement is definitely true. अब ये पढ़ के क्या लग रहा है? कुछ सच डेटा दे रखा है? नहीं, ये आपकी पजल कैटेगरी है। पजल कैटेगरी मतलब हमारी कैटेगरी नंबर 2, जिसमें हमें कुछ डेटा दे रखा होता है, उस डेटा के बेसिस पे हमें हमारा आंसर बताना है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन रहा होगा, ठीक है। तो बहुत बार जैसे यहाँ पे तो बहुत छोटे छोटे से 2 क्लूज हमें दे रखे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि यार हमें 3-4 लाइन का डेटा दे रखा होता है और हम उसमें डायरेक्ट मर्जिंग नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सेपरेट सेपरेट क्लूज पहले बना लो, फिर उनमें कॉमन पॉइंट ढूंढ के उन्हें क्या कर दो? मर्ज कर दो। देखो अब जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ए इज द मदर ऑफ बी, तो सबसे पहले हम बनाते हैं ए, और ए कौन है? ए मदर है। मदर है मतलब क्या होंगी? फीमेल होगी। तो A इज द मदर ऑफ B। जनरेशन गैप का ध्यान रखेगा। देखो इस वाली लाइन में क्या मुझे B का जेंडर गिवन था? नहीं, तो मैंने बनाया नहीं। इसी चीज का ध्यान रखना, अगर जेंडर नहीं गिवन है तो हमें खुद से नहीं बनाना है। आगे B's फादर C हैज। अब B's फादर, अगर ये इसकी मदर है तो ऑब्वियसली, और C फादर है तो ये दोनों मैरिड होंगे, तो ये हो गया B's फादर C। B's फादर C, बी का जेंडर अभी भी डिफाइन नहीं है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, अभी भी डिफाइन नहीं है और डिफाइन नहीं करना है। हैज 3 चिल्ड्रन, अब इनके 3 बच्चे हैं, तो एक तो बी है ही, 2 और होंगे, तो एक कोई यहाँ पे होगा और एक कोई यहाँ पे होगा। मैंने इस तरीके से मान लिया 3 बच्चे, 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 बच्चों का डेटा हमारे पास हो गया। अब हमें ये बताना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, मेरे पास बस यही डेटा है, मुझे इस डेटा पे बताना है कि क्या डेटा सही होगा। ओके, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है सी हैज 3 डॉटर्स। 3 डॉटर्स मतलब डॉटर किस कैटेगरी में जाएगी? फीमेल्स में जाएंगी, ठीक है। अब आप क्या ये श्योरिटी के साथ बता सकते हो कि यार इन दोनों की जितने 3 बच्चे हैं तीनों की तीनों बेटियां होंगी? नहीं, हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ना तो मुझे बी का जेंडर डिफाइन है और ना ही इन दोनों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। और मुझे क्या बताना है? मुझे डेफिनेटली ट्रू बताना है। डेफिनेटली ट्रू का मतलब होता है कि ये चीज तो सही होगी ही होगी, ठीक है। तो मतलब मैं ये तो नहीं कह सकती यार तीनों की तीनों क्या होंगी? बेटियां होंगी। सेकेंड ऑप्शन सी हैज 3 सन्स, अगेन वही वाली दिक्कत, यार जेंडर तो हमें पता ही नहीं है तो हम खुद की मर्जी से तो बना नहीं सकते। प्लस यहाँ पे ऐसा कुछ डेटा भी नहीं दे रखा जिसके बेसिस पे हम इनडायरेक्टली भी जेंडर डिफाइन कर सके। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, ठीक है। 5 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके, 3 ऑप्शन अभी भी हमारे पास बचे हैं, ठीक है। सी ऑप्शन पढ़ो, बी इज अ मेल चाइल्ड, मतलब बी क्या है? बी लड़का है। कैसे बता दे? डेटा ही नहीं है। नहीं भाई, हम कुछ नहीं कह सकते। बी हैज 2 सिस्टर्स, पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, मतलब हम इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम डेफिनेटली ट्रू बता सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ये चीज तो सही होगी ही होगी।
ये कौन सी कैटेगरी है हमारी, ये है हमारी पजल बेस्ड कैटेगरी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पजल बेस्ड क्वेश्चन में हमारे पास जितना भी डेटा आता है हमें उसी के बेसिस पे से क्या बताना है, आंसर्स करने होते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं पजल बेस्ड पे और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है, ए इज सीज ब्रदर, ए सी का भी भाई है। टू फाइंड आउट how B is related to C, which of the following is the minimum further information necessary? Minimum further information का मतलब होता है कम से कम, हमें क्या बताना है, कम से कम हमें क्या ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे हम ये बता दे कि B C से कैसे रिलेटेड है। ठीक, चलो देखा जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दे रखा है, देखो A is B's brother, A जो है वो B का भाई है, भाई है मतलब मेल होगा, तो हमने स्क्वायर बना दिया। किसका भाई है, B का भाई है, सेम जनरेशन, हाँ जी बना दिया। सेकेंड क्लू, A C's brother, A C का भी भाई है, तो लो हमें पता है ब्रदर और सिस्टर तो हम सिबलिंग्स के लिए यूज करते हैं, मतलब ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में सिबलिंग्स है। या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हो, यहां पे हमने B लिखा, B का भाई A, और यहां पे हमारे पास हो गया C। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन। ओके, अब हमें इनमें से ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे पास दो ऑप्शन है, या फिर तो हमें C का जेंडर बता दो या फिर हमें B का जेंडर बता दो ताकि हम रिलेशन बता सके। ओके, तो हमें क्या बताना है कि यार B कैसे रिलेटेड है C से। ठीक है, ओके, तो हमारे पास है पहला C जेंडर। ठीक है, मान लेते हैं मैंने आपको ये बता दिया कि C का जेंडर क्या है, C क्या हो सकता है, या फिर तो आपको पता है या फिर C तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है, इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर C मेल हुआ मतलब कौन हो जाएगा, C ब्रदर हो जाएगा, और अगर C फीमेल हुआ, फीमेल हुई तो C क्या हो जाएगी, C सिस्टर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या हम ये बता रहे हैं अभी भी, अगर मान लेते हैं पहला केस, मान लेते हैं पहला केस, यहाँ पे केस 1, केस 1 C इज मेल। ठीक है, C इज मेल, तो हमारे पास अभी भी डायग्राम किस तरीके का बन रहा है, B है हमारे पास, A है हमारे पास जो ब्रदर है, और जो C है ये भी मेल है। ठीक है, लेकिन क्या मैं अभी आपसे पूछ रही हूं, क्या अभी भी आप ये बता पा रहे हैं कि B कैसे रिलेटेड है, नहीं, हम ये बता सकते हैं कि C कैसे रिलेटेड है, हम ये बता सकते हैं कि C B का भाई है, लेकिन हम अभी भी ये नहीं बता पा रहे कि B जो है वो C या A का भाई है कि बहन है। केस एक और ले लेते हैं, केस 2 भी ले लेते हैं। केस 2 है जिसमें हम मान लेते हैं C इज फीमेल। ठीक है, तो ये हमारे पास B हो गई, ये हमारे पास A हमारा ब्रदर हो गया, और C हमारी फीमेल हो गई, मतलब ये इसकी बहन हो गई। लेकिन हमें बताना है B कैसे रिलेटेड है C से, हमें क्या बताना है, B कैसे रिलेटेड है। यहां पे तो हम ये बता सकते हैं कि C कैसे रिलेटेड है, इस वाली चीज से हम लोग क्या बता सकते हैं, हाउ इज C रिलेटेड टू B। हम लोग इसमें इस चीज का जवाब दे सकते हैं, अगर हमारे पास मेल हुआ तो C हमारा क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, और अगर C हमारा फीमेल हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सिस्टर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से कि यार हमें C का जेंडर बता दिया जाए तो हम आंसर नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में क्या है, अगर मुझे B का जेंडर बता दिया जाए, ठीक है, तो मेरे पास B है, मेरे पास A है जिसका जेंडर मुझे पता है, और यहाँ पे मेरे पास C है। अगेन जेंडर के लिए दो ही ऑप्शंस है मेरे पास, या फिर तो B मेल हो सकता है या फिर B फीमेल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या, नहीं। अब मान लेते हैं इसी में केस 3, केस 2 तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, केस 3 डिस्कस करते हैं जिसमें B क्या है, B इज फीमेल। B हमारी कौन है, B हमारी फीमेल है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा मेरा। ठीक है, अब इसमें मैं ये बता सकती हूँ हाउ B इज रिलेटेड टू C, B इज व्हाट, B इज सिस्टर ऑफ C। इससे आंसर कर पा रही हूं क्या, हाँ जी आंसर तो कर पा रही हूं मैं। केस 4, अगर B क्या हुआ, B हमारा मेल हो गया, तो डायग्राम किस तरीके से बन जाएगा, B ए मेल,
ए ऑलरेडी हमारे पास मेल है और यहाँ पे सी। यहां से क्या मैं बता पा रही हूँ कि रिलेशन जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, हाँ बिल्कुल बता पा रही हूँ कि बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रदर हो जाएगा। मतलब मुझे इतना समझ में आया कि यार अगर मुझे बी का जेंडर बता दोगे तो मैं इजीली आंसर कर पा रही हूं। मतलब अगर मुझे पहले वाले का जिसके रिस्पेक्ट में मुझसे पूछा गया अगर उसका जेंडर बता दो तो मैं बहुत इजीली आंसर कर पाऊंगी। तो यहाँ पे से हमें मिनिमम इंफॉर्मेशन ही पूछी गई थी। तो देखो फर्स्ट वाले से तो हम आंसर कर नहीं पा रहे, फर्स्ट वाले से कर नहीं पा रहे तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया, जिसमें लिखा हुआ है ओनली वन इज नेसेसरी। नेसेसरी कुछ नहीं है भाई, हमें तो इससे आंसर ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। ओनली टू इज नेसेसरी, यस। जैसे ही हमें बी का जेंडर पता चल जाता है हम लोग रिलेशन बता पा रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। थर्ड ऑप्शन इधर वन और टू इज नेसेसरी, नहीं भाई इधर और वाला केस नहीं है। इधर और वाला केस तब होता जब मैं दोनों से, मतलब फर्स्ट से भी और सेकंड से भी, दोनों से इंडिविजुअली रिलेशन निकाल पाते। लेकिन हमने अभी तो देखा यार हम फर्स्ट से तो रिलेशन ला ही नहीं पा रहे, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है बोथ वन एंड टू आर नेसेसरी, मतलब दोनों ही जरूरी है। देखो दोनों तब जरूरी होता जब हमें दोनों के रिस्पेक्ट में रिलेशन बताने होते, ठीक है। सी का बेसिकली अगर जेंडर नहीं भी डिफाइन हो तब भी हम लोग इजीली आंसर कर पा रहे हैं। और वैसे भी हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, मिनिमम इंफॉर्मेशन पूछी गई है, मतलब कम से कम हमें बताना है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट और ऑप्शन नंबर ई तो वैसे भी गलत है। ये चीज समझ में आई। तो जब भी हमारे पास पजल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं हमें यहाँ पे क्या करने होते हैं, यहाँ पे अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस भी बन रहे हैं तो हमें वो केसेस बना के एक बार चेक करने रहते हैं। क्लियर, समझ में आया। चलो अब एक और कैटेगरी देखते हैं। अभी कैटेगरी दिख रही है, समझ में आ रही है कौन सी कैटेगरी? यस, आर कैटेगरी नंबर थर्ड, कोडिंग डिकोडिंग। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यार यहाँ पे आपको कुछ कोड्स दे रखे हैं। अब इन कोड्स के बेसिस पे आपको क्या करना है, डिकोड करना है डेटा को और फिर रिलेशन बताना है। तो चलिए पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास ये कुछ डेटा है, पहले हम इसको समझते हैं कि डेटा क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे मुझे दे रखा है x@y, जिसका मतलब है x इज द मदर ऑफ y। मतलब x क्या है, x y की मदर है, ठीक है। $y that means x is the husband of y. $y that means x is the sister of y. Similarly asterisk मार्क दे रखा है जिसका मतलब है सन। अब ये जो डेटा मुझे दे रखा है इसी डेटा के बेसिस पे मुझे यहाँ पर ये जो रिलेशन मुझे दे रखा है इसको मुझे सॉल्व करना है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे अब इस बार तो इस क्वेश्चन में तो हमें x पहले है तो x ही पहले है, y है तो y ही है। बहुत बार आपको हो सकता है कि ये रिवर्स रिलेशन दे दिया जाए, तो उस चीज से भी थोड़ा अवेयर रहिएगा, ठीक है, ओके। लेकिन अप्रोच क्या है इस तरह के क्वेश्चन को करने की वो हम लोग थोड़ा समझते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे दो के रिस्पेक्ट में रिलेशन दे रखे हैं, ठीक है, टू एंटिटीज ले रखी ना, एक्स वाई दो ही एंटिटीज है। उसी तरीके से ये जो रिलेशन हमें बताना है इसमें भी हम दो एंटिटीज को टारगेट करेंगे और उन दो एंटिटीज के हिसाब से क्या करेंगे, हमारा फैमिली ट्री ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है M*H, एस्ट्रिक कहां पर है, यहां पर। तो इस वाले कोड को देखो, ये कोड क्या बोल रहा है, x इज द सन ऑफ y, मतलब यहां पे क्या होगा, m इज द सन ऑफ h। तो ड्रॉ कर लेते हैं, m इज द सन ऑफ h। ये हमारा पहला कोड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरे दो को देखो, यहां पे लिखा हुआ है h@d, कहां है @, यहां पे। ये क्या बता रहा है, x इज द मदर ऑफ y, मतलब h इज द मदर ऑफ d। h इज द मदर मतलब h का जेंडर भी डिफाइन हो गया, h मदर है किसकी, d की। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों m और d क्या होंगे, भाई बहन होंगे। लेकिन अभी इस पॉइंट तक हमें d का जेंडर नहीं गिवन है। आगे देखो, D*K, मतलब ये वाला, मतलब D इज द सन ऑफ Y। D इज द सन मतलब D अगर सन है तो ये क्या हो गया, मेल हो गया। और किसका बेटा है, K का बेटा है। अब देखो ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, और ये इनकी मदर है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट रिलेशन दे रखा है किसका, K का। और K कौन हो गए, इन दोनों के फादर हो गए, प्लस H और K क्या है, हस्बैंड वाइफ है।
यहाँ पे जो हमें रिलेशन दे रखा है ये कैसा रिलेशन है, इस रिलेशन को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन, है ना। बाकी सारे जैसे हमें क्या दे रखे थे, डायरेक्ट दे रखे थे, लेकिन यहाँ पे ये हमारा क्या लिखना, इनडायरेक्ट रिलेशन निकला। अब पूछा क्या जा रहा है उस चीज को देखो, इन दिस व्हाट इज द रिलेशन ऑफ के विथ एम, के का क्या रिलेशन है एम से, तो के क्या है भाई, देखो के हमारा मदर है, नहीं के कौन है, मेल है, मेल है तो हम मदर और सिस्टर वाला ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है मदर के लिए हमें फीमेल कैंडिडेट चाहिए, सिस्टर के लिए भी हमें फीमेल कैंडिडेट चाहिए, मेल कैंडिडेट नहीं चाहिए, और हमारे पास यहाँ पे के कौन है, के हमारे मेल है। अच्छा, अब है फादर इन लॉ और फादर, हमें पता है फादर इन लॉ की तो बात हुई नहीं है, तो यहाँ पे हमारी किसकी कौन हो गए, के हमारे फादर हो गए, ठीक है, के हमारे कौन हो गए यहाँ पे एम के फादर हो गए। चीजों को कनेक्ट करना समझ में आ रहा है, किस तरीके से कनेक्ट करना है। यहाँ पे छोटा ही सही लेकिन नीट डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो आप बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमें बहुत इजीली जो हम नोटेशंस यूज कर रहे हैं उससे बहुत इजीली डिटरमाइन कर पा रहे हैं रिलेशंस को भी। चलो इसी बात पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है, तो देयर इज नो पॉइंट टू रीड ऑल द सच डेटा, डायरेक्ट हम लोग इस लाइन पे पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द रिलेशन आर इज द डॉटर ऑफ टी, ठीक है, आर इज द डॉटर ऑफ टी। अब इस तरह के क्वेश्चन में मेरे पास दो अप्रोच रहती है, क्या, एक तो ये है कि यार हर एक ऑप्शन को मैं क्या करूं, पहले तो ड्रॉ करूं और उसके बाद चेक करूं, ठीक है, ये मेरी पहली अप्रोच है जो क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग होती है। आपको भी पता है यार, अगर आप हर किसी का अगर ऐसे बनाओगे तो टाइम तो लगेगा, ठीक है। दूसरी अप्रोच, ठीक है, दूसरी अप्रोच हमें क्या कहती है, दूसरी अप्रोच कहती है कि यार आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो और अल्टीमेटली अगर आप कहीं पे फंस भी जाते हो तो आपको वापस से मेथड नंबर 1 पे आना पड़ता है, लेकिन आपके मैक्सिमम ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके होते हैं। तो दूसरी अप्रोच क्या कहती है, सबसे पहला दूसरी अप्रोच का पहला स्टेप है चेक जेंडर। अब ये कैसे करेंगे, देखो आपको क्या रिलेशन चाहिए, आपको चाहिए कि आर क्या हो और टी की बेटी हो, बेटी हो मतलब डॉटर है, मतलब क्या चाहिए भाई, हमें फीमेल चाहिए। कौन फीमेल होनी चाहिए, टी का मतलब नहीं, टी अगर मदर भी होगी फादर भी होगी तो मतलब नहीं है, लेकिन आर को क्या होना पड़ेगा, आर को फीमेल होना ही पड़ेगा, तभी हम ये रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। आर कहां पर है, आर है यहां पर, आर है यहां पर, आर एक है यहां पर और एक है यहां पर, ठीक है। अब इसकी हेल्प से जेंडर डिफाइन करने की कोशिश करो, चलो करते हैं। ओके, अब यहां पर आपको कौन सा सिंबल दिख रहा है, हैश का सिंबल दिख रहा है, राइट। अब हैश कहां पर है, ये रहा, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, मतलब आर इज द सिस्टर ऑफ एफ। यहां पे आर क्या है, फीमेल है, मतलब ये ऑप्शन मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे भी हैश है तो यहां पे भी फीमेल आएगी, सेम रिलेशन। यहां पे देखो आर एस्ट्रिक एफ, आर एस्ट्रिक एफ, आर इज द सन ऑफ वाई, यहां पे ये आर जो है ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा मेल कैंडिडेट आ गया, मेल तो मुझे चाहिए ही नहीं भाई, फीमेल चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, हटा दो इस ऑप्शन को, इस ऑप्शन में दिमाग लगाना ही नहीं है। इस वाले की बात करते हैं, यहां पे है एस्ट्रिक, लेकिन यहां पे हमें रिलेशन भी नहीं गिवन है क्योंकि बाद का हमें पता ही नहीं ना आर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इस वाले में क्या करो, इस वाले में थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लो, जल्दी जल्दी ड्रॉ करके देख लो। जैसे टी, ये इसका तो पॉइंट नहीं है, यहां पे से ड्रॉ करते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, बी हैश, तो बी इज द सिस्टर ऑफ एफ एंड एफ एस्ट्रिक, दैट मीन्स एफ इज द सन ऑफ आर। ओके, तो यहां पे एक बार एट द रेट का भी देख लेते हैं। टी इज द मदर ऑफ, टी इज द मदर ऑफ ये, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ, और ये आर हमारा क्या निकल गया, अगेन मेल निकल गया, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दो, ये ऑप्शन भी क्या कर दो, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दो। 4 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके, 2 ऑप्शन मेरे पास बचे हैं, ठीक है। काम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं यहाँ पे से, ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस रहे और हम लोग आराम से समझ सके, ठीक है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है, चेक जेंडर कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है चेक
जनरेशन गैप। जनरेशन गैप याद है हमने जब स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ रहे थे, तब हम एक जनरेशन से अगर ऊपर जा रहे हैं तो +1 कर रहे थे, नीचे जा रहे तो -1 करते, सेम जनरेशन पे जा रहे तो 0 ले रहे थे। ठीक है, अब वही अप्रोच हमें करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए की। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमें क्या बोल रहा है, R#F*B @T। ठीक है, ये रिलेशन है। ओके, अब इस रिलेशन को क्या देखो, यहां पे मुझे क्या दे रखा है, हैश दे रखा है। हैश हमें क्या बोल रहा है, R इज द सिस्टर ऑफ Y। अगर R और F सिस्टर है तो इन दोनों में जनरेशन गैप कितना होगा, 0 होगा। दोनों सेम जनरेशन में लाया करेंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पे बोला गया R इज द डॉटर ऑफ T, मतलब मुझे -1 चाहिए। R इज द डॉटर ऑफ T, मुझे कुछ इस तरीके का रिलेशन चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं और नीचे वाला रिलेशन बता रहे हैं तो मुझे क्या चाहिए, -1 एज माई आंसर चाहिए। ठीक है, अगर ग्रैंड डॉटर होती तो -2 चाहिए होता। ठीक है, ओके, अब इन दोनों में चेक करो, F और B। F और B का है हमारे पास यहाँ पे एस्ट्रिक है। ठीक है, X इज द सन ऑफ B, मतलब जो F है वो सन है B का। तो यहां पे मुझे क्या मिला, यहां पे मुझे -1 मिला। क्यों, क्योंकि जो F है वो सन है, मतलब डाउनवर्ड्स जा रहे। ठीक है, ओके, अब यहां पे मेरे पास ये @ वाला, B इज द मदर ऑफ T। B इज द मदर ऑफ T, मतलब B क्या है, B इसकी मदर है। तो यहां पे ये +1 हो गया। अब ये जो सारा डेटा है इन्हें अल्टीमेटली ऐड कर दो, तो मेरे पास आया 0, -1 +1। अल्टीमेटली मुझे आंसर क्या मिल गया, 0। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था -1, मतलब ये ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं है। अब चेक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को, ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी हमें कह रहा है R#F*B $T, ये हमें कह रहा है। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं। देखो दोनों कौन है, दोनों बहनें हैं, तो जनरेशन गैप 0। F*B मतलब F क्या है, F सन है किसका, B का। तो यहां पे मेरे पास क्या है, -1। ठीक है, अब B $T, तो B और T दोनों क्या है, हस्बैंड है। ये कौन है, हस्बैंड है T का, और हस्बैंड वाइफ सेम जनरेशन में रहते हैं, तो इन दोनों का जनरेशन गैप 0। ऐड कर दो, 0 -1 +0, अल्टीमेटली मुझे -1 आंसर मिला। और देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, हमें तो -1 ही चाहिए था, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ऑल्दो इसमें जो हमें क्लूज दे रखे हैं छोटे छोटे से ही हैं। ठीक है, हो सकता है कि कभी हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमारे पास लेंदी क्लूज हो, तो वहां पे आप इस तरीके की अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये अप्रोच सही नहीं लगती है तो आपके पास हमारा मेथड नंबर 1 तो है ही, जिसमें आप क्या करें, जिसमें आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डायग्राम्स बनाएं और देखें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में हो सकता है ये डाउट आ रहा हो कि मैम जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमें -1 मिले, हमें मल्टीपल ऑप्शन में भी -1 मिल सकते थे। बिल्कुल मिल सकते थे। अब तब उसमें क्या करें, तब आप देखेंगे कि आपके पास ऑप्शंस ऑलरेडी काफी एलिमिनेट हो चुके हैं, और अगर ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं दैट मीन्स अब आपके पास क्या होगा, आप डायरेक्ट ड्रॉ करके बहुत इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जो हमारे 3 टाइप्स से मेजरली वो तो हमने कवर कर लिए, तीनों ही टाइप्स। अब हम बाकी के जो कुछ हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ये जानेंगे कि गेट बेसिकली IITs गेट में हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछा है और क्या उनको भी हम इसी तरीके से अप्रोच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।